नमस्कार दोस्तों, बुक्स ऑफ कॉन्टेंट की एक और नई पेशकश में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की नई कहानी की ओर बढ़ते हैं। कभी कभी जिंदगी आपको ऐसी जगह पहुंचा देती है जहां आप ना खुद को समझ पाते हैं ना अपने फैसलों को। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और अब मैं हर रात उठकर सिर्फ यही सोचता हूँ, काश उस रात मैं उस कॉल पर जवाब ना देता। मेरा नाम शेखर है। दिल्ली के बाहरी इलाकों में किराए के कमरे में अकेला रहता हूँ। पिछले 4 महीने से बेरोजगार था। कोई नौकरी टिकती ही नहीं थी। कई इंटरव्यू दिए, कहीं इंटरव्यू क्लियर नहीं होते, कहीं अजीब चीजें हो जाती और मैं खुद ही नौकरी छोड़ देता। पेट की आग और जेब की चुप्पी ने उस दिन मुझे मजबूर कर दिया कि कुछ भी करके मुझे पैसे कमाने हैं, कोई भी काम। रात के लगभग 11 बज रहे थे जब मैंने मोबाइल उठाया। कुछ जॉब वेबसाइट पर पुराने पोस्ट देख रहा था, तभी एक अजीब सा विज्ञापन मेरी आंखों के सामने आया। रात्रिकालीन चौकीदार, क्या आवश्यकता है? स्थान विद्यानगर, शवगृह, वेतन 60,000 प्रति माह, खाना और रहना मुफ्त, सिर्फ एक व्यक्ति चाहिए। शवगृह? नौकरी अजीब थी। शवगृह का चौकीदार बनना पड़ेगा। मैं थोड़ा सोच में डूब गया और चौंक गया। पहली नजर में तो मजाक लगा, लेकिन फिर सोचा क्या पता यही नौकरी मेरी किस्मत बदल दे। मैंने बिना ज्यादा सोचे उस विज्ञापन में दिए नंबर पर कॉल कर दिया। दूसरी तरफ से आवाज आई, ठंडी सूखी, जैसे कोई बहुत बूढ़ा आदमी धीरे धीरे बोल रहा हो। कल रात 8:30 बजे आ जाइए, अकेले गेट अपने आप खुल जाएगा। फिर लाइन कट गई। ना कोई उसने मेरी बात सुनी ना कुछ। बस मैंने जैसे ही कॉल किया तो उसने उठा के मुझे 8:30 बजे आने को बोल दिया। अगली शाम मैं विद्यानगर की ओर निकल पड़ा। यह इलाका दिल्ली से काफी दूर था, सुनसान, वीरान, और जैसे जैसे मैं वहां पहुंचता गया मोबाइल नेटवर्क भी गायब होता गया। आखिरकार एक टूटी सी सड़क से होकर मैं पुरानी इमारत के सामने पहुंचा। एक बड़ा सा लोहे का गेट जिस पर लिखा था विद्यानगर शवगृह, स्थापना 1965। मैंने जैसे ही गेट के पास कदम रखा वो बिना छुए अपने आप धीमी आवाज में चर चर करके खुल गया। अंदर अंधेरा था। एक हल्की पीली सी ट्यूबलाइट जल रही थी, टिमटिमाती हुई, जैसे अभी बुझ जाएगी। तभी सामने से एक बूढ़ा आदमी आया, वही जिसकी आवाज मैंने फोन पर सुनी थी। झुकी हुई कमर, सफेद जबरी दाढ़ी और आंखें बिल्कुल बिना पलक झपकाए मुझे घूरती हुई। उसने बस इतना कहा, डरना मत, यहाँ कभी कुछ नहीं होता। जब तक तुम किसी शब्द को उसके नाम से नहीं बुलाते और किसी अनजानी आवाज का जवाब नहीं देते, तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर वह मुड़ गया और अंधेरे में गायब हो गया। मैं वहीं खड़ा रह गया, सोच में डूबा हुआ, लेकिन अब पीछे लौटना मुमकिन नहीं था। शवगृह के अंदर 7 कमरे थे। हर कमरे में एक भारी फ्रिज था जिनमें शव रखे जाते। मेरी ड्यूटी थी कि हर घंटे सभी कमरों की निगरानी करूं। अगर कोई दरवाजा खुला मिले, शव हिला हुआ दिखे, कुछ गड़बड़ हो तो रिकॉर्ड में दर्ज कर दूं। खाने पीने की व्यवस्था थी, एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी और टेबल जिस पर एक रजिस्टर रखा था। यही बैठकर मैं पूरी रात गुजारने वाला था। रात के 10 बजे मैंने पहला चक्कर लगाया। टॉर्च उठाकर हर कमरे का दरवाजा खोला। सब सामान्य था, लेकिन जैसे ही मैं कमरा नंबर 3 के पास से गुजरा, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा हो। मैंने पलटकर देखा, कोई नहीं था। फिर एक धीमी सी फुसफुसाहट आई, शेखर। मैं ठिठक गया, टॉर्च से इधर उधर देखने लगा, कुछ नहीं। जैन ने कहा, दिमाग थका हुआ है, वहम हो सकता है, इसीलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रात के करीब 1:07 पर जब दोबारा निगरानी करने निकला, तब कमरा नंबर 2 का दरवाजा आधा खुला था। अंदर गया तो देखा एक शव जमीन पर गिरा हुआ था। उसकी चादर आधी खिसकी हुई थी और चेहरे पर एक मुस्कान थी, जैसे मौत को चख चुके किसी आत्मा को आजादी मिल चुकी हो। डर के मारे मेरा गला सूख गया, फिर भी हिम्मत करके शव को दोबारा फ्रीजर में रखा। तभी मेरी नजर टैग पर पड़ी, राजेश वर्मा, मृत्यु 25 जुलाई, आत्महत्या। टैग को जैसे ही मैंने छुआ, उसी पल फ्रीजर का दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरे की लाइट झपकने लगी और फिर पूरे शवगृह में सन्नाटा टूट गया। ऐसा लगा जैसे कोई तेजी से भाग रहा हो, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। रात के करीब 3:22 हुए थे। मैं अब डर के मारे रजिस्टर के पास बैठा था। तभी जमीन पर कंपन सी महसूस हुई, जैसे कोई भूकंप आ रहा हो। कमरा नंबर 7 के फर्श का एक कोना धीरे से ऊपर उठने लगा, जैसे किसी ने नीचे से उसे धकेला हो। डर के बावजूद मैं पास गया। नीचे एक सीढ़ी थी जो अंधेरे में कहीं गुम हो रही थी। मैं नहीं जानता था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, लेकिन जैसे किसी अदृश्य ताकत ने मुझे नीचे खींच लिया। नीचे एक तहखाना था, पुराना सीलन भरा और दीवारों पर खून के भूरे भूरे धब्बे और खून के लाल सूखे हुए धब्बे। वहाँ एक अलमारी रखी थी। उसे खोला तो अंदर एक मोटा सा रजिस्टर रखा था। उस पर लिखा था, रात्रिकालीन चौकीदार सूची, प्रारंभ वर्ष 1985। मैंने पहला पन्ना खोला, विवेक मिश्रा गायब। दूसरा पन्ना,
महेंद्र सिंह गायब, तीसरा आकाश चौधरी गायब, और ऐसे ही पन्ने पलटता गया। आखिर पन्ने पर जब पहुंचा तो मेरी सांस थम गई। लिखा हुआ था शेखर वर्मा 28 जुलाई दर्ज होने वाला है। 28 जुलाई आज ही तो है, 28 जुलाई तो आज ही की तारीख है, और इस पे मेरा नाम क्यों लिखा है? मैंने दौड़ लगा दी, तहखाने से ऊपर भागा, गेट की ओर दौड़ा, लेकिन गेट अब पूरी तरह बंद था, जैसे बरसों से नहीं खुला हो। जंग लगा भारी और अंदर से सीलन की बदबू आ रही थी। मैं जोर से चिल्लाया, कोई है? कोई मेरी मदद करो। तभी किसी ने ठीक मेरे कान के पास फुसफुसाया, शिवगृह से कोई नहीं जाता, और जो आता है यहीं का हो जाता है। उस रात क्या हुआ मुझे आज भी ठीक से याद नहीं। मेरी आंखें जब खुली तो मैं एक सुनसान सड़क के किनारे पर पड़ा था। एक पुलिस की गाड़ी वहीं से गुजर रही थी, मुझे देखकर रुकी। मैं भागकर उनके पास गया, लड़खड़ाते शब्दों में कहा, विद्यानगर शवगृह। वहाँ कुछ है सर, वहाँ लाशें हिलती हैं, आवाजें आती हैं, मुझे बचा लो सर। इंस्पेक्टर ने मेरी बात पूरी सुने बिना कहा, विद्यानगर शवगृह? वो तो 1995 में जल गया था। वहाँ पे एक एक घर जल गया था। उस शवगृह में जो भी 7 रूम थे सारे के सारे जल गए थे। वहाँ एक चौकीदार भी था जो उसी आग में झुलस गया। तब से वहाँ कोई नहीं जाता। मैं आश्चर्यचकित था। मैंने इंस्पेक्टर साहब को वो सारी बात बताई जो मेरे साथ घटित हुई, और साथ ही साथ ये भी बताया कि कैसे मेरे को अखबार में एक विज्ञापन मिला और मैंने कैसे इस चौकीदारी के लिए आवेदन करा। फिर उन्होंने मेरी बात को समझकर मेरे को अपने घर पर छोड़ दिया, और फिर तब से आज भी मेरी उम्र वही है, 28 साल। हाँ, वही जो उस रजिस्टर में लिखी थी। हर रात 3:22 पर मेरी लाइट अपने आप झपकती है और कोई दरवाजे के उस पार खड़ा फुसफुसाता है, शेखर, ओ शेखर, वापस लौट आओ, ड्यूटी अभी बाकी है। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।